Once again, good morning everyone, and let's continue with liquid solutions, dilute solutions, oral solution, and colligative property. Now, in our last lecture, we have dealt with depression in freezing point and elevation in boiling point. Okay, so let's start its revision. Guys, let me draw a short graph जिससे तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। अब ये पीवी वर्सेस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है गाइस, नाउ इन केस ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ कैसे दिखता है? पहले तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड यहाँ पे सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, पता होगा तुम लोगों को। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम दिस पॉइंट this graph shows a curve for liquid to gas phase। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फेज एग्जिस्ट करती है? यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड गैस फेज एग्जिस्ट करती है एंड यहाँ पे लिक्विड टू गैस फेज एग्जिस्ट करती है। ये तुम लोगों को पता होगा। अच्छा, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया गलती से, बॉयल्स लॉ पढ़ाते पढ़ाते वो आदत पड़ गई अभी आई गेस। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। नाउ गाइस, सॉलिड टू गैस यहाँ पे नीचे की तरफ कन्वर्जन होता है एंड ऊपर की तरफ लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है। ठीक है, एंड वापस यहाँ पे भी एक पीछे की तरफ एक लाइन रहती है जो कि रहती है लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड के लिए। ठीक है, तो वो अभी हम लोगों को बनाने की जरूरत है नहीं। अब गाइस, अगर मुझे सोल्यूशन के लिए देखना है, मुझे बताओ किसी एक टेम्परेचर पे ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। कौन सा, किसका ग्राफ है ये? तो दिस ग्राफ इज फॉर प्योर वाटर, ये वाटर का ग्राफ है। अब वाटर में मैंने कुछ अमाउंट में सल्यूट ऐड कर दिया तो सोल्यूशन बन गया। सल्यूट ऐड करते ही वाटर का वेपर प्रेशर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। बताओ जरा, कुछ अमाउंट में इस टेम्परेचर पे मैंने वाटर में कुछ सल्यूट ऐड कर दिया, इसका वेपर प्रेशर इट विल, गाइस कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बढ़ना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? डेफिनेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है एंड सोल्यूशन के केस में वो कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना हो जाता है गाइस? बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर, वेरी नाइस। तो इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, याद रखो। तो लेट्स अज्यूम ये इनिशियल 1 एटमॉस्फेयर की लेवल थी एंड ये ग्राफ इस पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेयर को टच कर रहा था। तो इधर से अगर मैं नीचे की तरफ एक लाइन प्लॉट करूं, अभी के लिए मैं डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहा हूं, अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन प्लॉट करूं तो गाइस यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ atmospheric pressure. This temperature is called as TB not, because it is for pure solvent। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नॉट लिखने वाले हैं। एंड गाइस, जैसे ही मैंने इसमें सल्यूट ऐड कर दिया तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इस वेपर प्रेशर को वापस बढ़ाते बढ़ाते अगर मुझे 1 एटमॉस्फेयर पे लेके जाना है तो तुम लोग देख सकते हो दोनों ग्राफ ऐसे पैरेलल में चलेंगे, दोनों ग्राफ सेम टू सेम है, पैरेलल में एक दूसरे के साथ। बस प्रॉब्लम क्या हो गई, वेपर प्रेशर थोड़ा कम था तो मुझे उसको 1 एटमॉस्फेयर तक लेके जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा का टाइम लग गया। एंड दिस एक्स्ट्रा टेम्परेचर is called as TB। this extra temperature is called as TB। ये याद है, दिस इज जस्ट अ सिंपल रिविजन है ना गाइस। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी, करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा टीबी गाइस, इसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा टीबी।
विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा। ठीक है, तो गाइज मुझे बताओ डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या आता है। चेंज इज यूजुअली हायर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो बड़ा नंबर कौन सा है, टीबी है, माइनस लोअर नंबर क्या हो जाएगा, टी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, खत्म। अब गाइज मुझे बताओ डेल्टा टीबी is directly proportional to what? It is directly proportional to small m, which is molality. तो proportionality को निकाल दो, what you will get? You will get kb m, and this kb is called as molar elevation in boiling point constant या फिर molar elevation constant, which is also called as ebuloscopic constant. ठीक है, तो ये इतना हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। अब गाइस मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या बोलते हैं हम लोग, freezing point is the point where vapor pressure of pure liquid becomes equal to that of solid phase। ये इस पॉइंट पे जो गैस का वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के जितना बन जाता है, एंड इसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो गाइज अगर मैं इसे ऐसे नीचे की तरफ प्लॉट करूं, तो दिस इज माय फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नाउ इट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए अगर ये होगा तो व्हाट आई विल कॉल इट, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट, बट ऊपर लिखूंगा टी नॉट एफ। करेक्ट बोल रहे हो, टी नॉट एफ। अब गाइस टी नॉट एफ को हम लोगों ने मतलब सॉल्वेंट के अंदर हम लोगों ने कुछ सल्यूट ऐड कर दिया, तो ये इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया तो तुम लोगों को अभी इसको सॉलिड फेज में लेके जाने के लिए कूल करना पड़ेगा। ये मैं इसको कूल करते जा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना ये पार्ट। इसे मैं ऐसे कूल करते जाऊंगा। देखो ऊपर वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ हमेशा पैरेलल में ही रहेंगे। अब मुझे बताओ सॉलिड फेज को टच करने के लिए इसने हायर टेम्परेचर लिया या लोअर टेम्परेचर लिया। सॉलिड फेज को टच करने के लिए इसने हायर टेम्परेचर लिया या लोअर, ऑब्वियसली इट इज टेकिंग लोअर टेम्परेचर। तो इसे अभी हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज TF. This gap is called as delta TF. This gap is called as delta TF, and delta TF के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। गाइस मुझे बताओ हायर वैल्यू क्या है, हायर वैल्यू क्या है गाइस, मुझे बताओ हायर वैल्यू क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ऊपर टीबी माइनस टी नॉट भी था, नीचे टी नॉट एफ माइनस टी एफ है, बिकॉज ऊपर वाला एलिवेशन था, नीचे वाला डिप्रेशन था। इतना ही सिंपल डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम रहने वाले हैं। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम। ठीक है गाइस, एनी डाउट, किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, करेक्ट बोल रहे हो, this is called as molar depression constant, also called as cryoscopic constant, also called as cryoscopic constant. Okay, अब guys kb और else kf, इसके लिए भी हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, r into t naught b the whole square into molar mass the whole thing divided by 1000 into डेल्टा एच ऑफ, अगर बॉइलिंग है तो हम लोग यूज करते हैं वेपराइजेशन, अगर फ्रीजिंग है तो हम लोग यूज करते हैं फ्यूजन। गाइस ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, ये फॉर्मूला अगर यूज हुआ तो एडवांस के कंसेप्ट में यूज होगा, नॉर्मली यूज नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर एग्जाम में तुम लोगों को इसे डेल्टा एच को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी, एंड एल को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। अब एग्जाम में अगर तुम लोगों को लैटेंट हीट दिया होगा तो तुम लोग क्या करोगे, लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस एंथैल्पी इज नथिंग बट डेल्टा एच इज नथिंग बट लैटेंट हीट इनटू मोलर मास। याद रखवा, डेल्टा एच इज नथिंग बट लैटेंट हीट अपॉन मोलर मास। तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला अगर तुम लोग यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैटेंट हीट प्लॉट करने वाले रहोगे, तो के बी और के एफ इज इक्वल्स टू आर इनटू डेल्टा टी बी नॉट square into molar mass the whole thing divided by 1000 into
L V और F इनटू मोलार मास। फिर मोलार मास कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड तुम लोगों के पास फाइनली फॉर्मूला बच जाता है Kb और F इज इक्वल्स टू R TB नॉट द होल स्क्वायर द होल थिंग डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एल्स फ्यूजन। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एंड आई गेस इनके ऊपर हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो अब मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जेई में पूछे गया गाइस, तो अच्छे से देखना। एक सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास चलो तुम लोगों को ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं करता मैं, ज्यादा न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन नहीं पूछता मैं, डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में पूछता हूँ। मेरे पास 0.1 मोलार यूरिया है, 0.1 मोलार NaCl है एंड 0.1 मोलार MgCl2 के सोल्यूशन है। ठीक है, एंड गाइस इनको समझ लो, हम लोगों ने बोल दिया यूरिया के सोल्यूशन को हम लोगों ने बोल दिया A, NaCl के सोल्यूशन को बोल दिया B एंड MgCl2 के सोल्यूशन को बोल दिया C। तुम लोगों को बताना है इनकी RLVP की वैल्यू क्या होगी, RLVP की वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम, ये तुम लोगों को बताना है। इनके डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होगी, टीबी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होगी, टीएफ की वैल्यू क्या होगी, और कुछ बच गया क्या, चलो एलवीपी की वैल्यू क्या होगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी। मैं तुम लोगों को एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तुम लोगों को हाईएस्ट किसकी होगी इतना ही बताना है मुझे, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों को पता है। ठीक है, आरएलवीपी हाईएस्ट किसके केस में होगा, आरएलवीपी हाईएस्ट किसके केस में होगा, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो गाइस तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन मैंने पहले से देके रखा है 0.1 मोलार, मोलाल ऑलमोस्ट सेम ही है, मोलाल है ये समझ लो, मैंने कैपिटल एम लिखा है ना, तो इसको मोलाल कर दो, स्मॉल एम कर देना इसे सिर्फ। ठीक है, दिस इज स्मॉल एम, दिस इज स्मॉल एम। ठीक है, ओके, तो थर्ड का सबसे ज्यादा रहेगा, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस ये थर्ड वाला सबसे ज्यादा है, याद रखो, बट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके बोलते हैं, इसी क्वेश्चन को बोलते इन इथेनॉल, तो क्या होता, इन इथेनॉल या फिर इन बेंजीन, तो क्या होता, तो सिनेरियो पूरा उल्टा हो जाता, तो सिनेरियो पूरा का पूरा उल्टा हो जाता। ठीक है, यूरिया का मैक्सिमम, क्योंकि ये लोग इसमें डिसॉल्व होने ही नहीं वाले, ऐसे टाइम पे ये लोग इसमें डिसॉल्व होने ही नहीं वाले। गाइस याद रखो, NaCl MgCl2 उसमें डिसॉल्व होते ही नहीं है, तो यूरिया का आंसर मैक्सिमम होता, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब ये ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट स्टिल ठीक है, ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेंगे नहीं वो लोग, बट स्टिल। तो चलो एनीहू, अब हम लोग नॉर्मल सोल्यूशन देख रहे हैं, नॉर्मल सोल्यूशन के केस में RLVP सबसे ज्यादा रहेगी सी की, करेक्ट बोल रहे हो, तो ए की सबसे कम, ए की सबसे कम, बी की एंड फिर सी। अब गाइस मुझे बताओ, ओके लास्ट वाला है ना, एलवीपी नहीं लेते, लास्ट वाला वीपी लेते हैं सिर्फ, वीपी। हाँ, अब गाइस मुझे बताओ नेक्स्ट, डेल्टा टीबी किसमें सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा किसमें होगा, डेल्टा टीबी इज हाईएस्ट इन, डेल्टा टीबी इज हाईएस्ट इन, वेरी नाइस, तो सी में ही सबसे ज्यादा होगा। गाइस आराम से सोच के आंसर देना, ये जेई में क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ तो इसमें रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ टीबी किसमें सबसे ज्यादा होगा, टीबी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तुम लोगों को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट समझ में आ गया है ना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, तो गाइस देखो डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, सी का है, मतलब समझो कि सी का बॉइलिंग पॉइंट 4 से इंक्रीज होने वाला है, सी का डेल्टा टीवी डेल्टा 4 डिग्री सेल्सियस आया, इसका 3 डिग्री सेल्सियस आया, इसका 2 डिग्री सेल्सियस आया, तो टीबी एलिवेशन कितना हुआ वाटर में, इसमें हो जाएगा 102, इसमें हो जाएगा 103 और लास्ट वाले में हो जाएगा 104। मुझे बताओ सबसे ज्यादा टीबी किसका होगा,
बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का ही होगा। कुछ दिमाग में घुस रहा है? अब मुझे बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका किसका सबसे ज्यादा होगा? आराम से सोच के, सी का ही सबसे ज्यादा होगा। वेरी नाइस गाइस। यहाँ पे भी देखो, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डेल्टा टी एफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर। तो जहां पे तुम लोगों को ज्यादा नंबर दिखेंगे, MgCl3 में तुम लोगों को 3 आयंस दिखते हैं, तो यहाँ पे भी डेल्टा टी एफ की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू ज्यादा सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी एफ के लिए सी की होगी। बट गाइज मुझे बताओ, अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वेरी नाइस। इसके लिए मैं बोल रहा था कि आराम से सोच के बताना, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा। परफेक्ट बोल रहे हो। अब जिसे इसमें डाउट है उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कम करते हैं, तो लेट्स अज्यूम फ्रीजिंग पॉइंट 4 के लिए हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 4 के लिए हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, सी के लिए हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, बी के लिए वो था 3 डिग्री सेल्सियस, ए के सोल्यूशन के लिए वो हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट कम किसका होगा? सी का होगा। तो वाटर के केस में तुम लोगों को फ्रीजिंग पॉइंट कम कर रहे हैं ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री से सी के केस में वो हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस, बी के केस में हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस, एंड ए के केस में हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। नाउ गाइस टेल मी विच वन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? ए बी सी में सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? चेंज नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी मैं फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? ए का है। गाइस -2 सबसे बड़ा नंबर रहता है, तो ए का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, तो ए इज लार्जेस्ट, देन बी, एंड देन सी। गाइस समझ में आ रहा है? देखो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस। ए के केस में फ्रीजिंग पॉइंट कम सबसे कम हुआ, मतलब ए का फ्रीजिंग पॉइंट समझ लो यहाँ पे है, जो कि है -2 डिग्री सेल्सियस। बी के केस में वो और कम हो गया, एंड इट बिकेम -3 डिग्री सेल्सियस। एंड सी के केस में, ये वाटर का है, ये प्योर वाटर का था, ए के केस में थोड़ा कम हुआ, -2 तक चला गया समझ लो। बी के केस में और कम होगा, तो वो -3 हो गया। सी के केस में वो और कम हो गया, तो वो समझ लो -4 डिग्री सेल्सियस हो गया। विच वन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? एबीसी में सबसे ज्यादा किसका है? तो एबीसी में सबसे ज्यादा सी का है। गेटिंग इट? डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कम होता है, तो 0 से कम होना, तो 0 से कम किसमें सबसे ज्यादा होगा? 0 से कम सी में सबसे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन नाउ, या अभी भी किसी को डाउट है? ये समझने में बहुत तकलीफ होती है, जेई में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आया है, तो इज इट क्लियर? बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उल्टा है ना थोड़ा, इसीलिए। ठीक है। अब गाइस वेपर प्रेशर के बारे में बताओ मुझे। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा? अब वेपर प्रेशर भी लोवरिंग होती है ना गाइस? हाँ परफेक्ट, ए की सबसे ज्यादा होगी, इसलिए मैंने एलवीपी इरेज करके वीपी रख दिया। वेपर प्रेशर गाइस देखो, वेपर प्रेशर का भी लोवरिंग होता है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ए के केस में सबसे कम है और सी के केस में सबसे ज्यादा है। लोअरिंग सी में सबसे ज्यादा होगी, तुम लोगों ने आंसर दिया था, तो समझो ये वाटर का वेपर प्रेशर था, ए के केस में वो थोड़ा कम हुआ, बी के केस में वो और थोड़ा कम हुआ, सी के केस में वो एकदम एकदम कम हो गया। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है? ऊपर की तरफ कौन है? ए है। इज इट क्लियर गाइज? ये समझ में आ रहा है? देखो वेपर प्रेशर के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आया है। ठीक है। तो हम दोनों के केस में डेल्टा टीबी और डेल्टा टी एक्स वैल्यू सेम नहीं रहती, बिकॉज के बी इज नॉट इक्वल्स टू के एफ। ये हम लोग लास्ट टाइम कैलकुलेट भी किया था ना, के बी के लिए वैल्यू रहती है 0.52 एंड के एफ के लिए रहता है 1.86। तो दोनों वैल्यूज थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसकी वजह से डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टी एफ सेम नहीं रहता, इवन व्हेन मोलैलिटी इज सेम। समझ में आ रहा है सोहम? ओके। यस अक्षय, करेक्ट बोल रहे हो, वेपर प्रेशर भी सोल्यूशन के डिसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे सी सबसे ज्यादा डिसोसिएट होगा, इसलिए इसमें वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। चलो गाइस,
ये आई होप तुम लोगों को सबको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी एनी टाइम। चलो नाउ विल स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, नाउ गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है। अच्छा गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत सिंपल है, बहुत फालतू क्वेश्चन है, बट स्टिल इसमें डिफिकल्टी आती है, इसलिए मैंने पहले से बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, 2 घंटे में आज का हम लोगों को ये चैप्टर खत्म करना है, आगे इसको एक्सटेंड नहीं करना है। तो आज थोड़ा मतलब फास्ट नहीं होगा, मैं एक्सप्लेनेशन स्लो दूंगा, बट लिखते वक्त अगर तुम लोगों का रह जाए तो स्क्रीनशॉट लेके काम चलाना आज, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर गाइज, ऑस्मोटिक प्रेशर समझाने के पहले मुझे ऑस्मोसिस पढ़ाना पड़ेगा। अब ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले आई विल टीच यू डिफ्यूजन। ठीक है। ऑस्मोसिस पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को डिफ्यूजन पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उन्होंने ऑस्मोसिस पहले ही पढ़ा होगा, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, मैथ स्टूडेंट है, उन्होंने अभी तक ऑस्मोसिस कभी पढ़ा नहीं होगा, शायद से पढ़ा है क्या ऑस्मोसिस? इसका सिंबल पाई है, पाई पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई रहता है। अच्छा पढ़ा है कुछ लोगों ने पहले से, तो अगर पहले से पढ़ा है तो इट इज अ नाइस थिंग। अब गाइस मुझे बताओ, मेरे पास दो अलग अलग सोल्यूशन है जो कि मैंने एक बीच में सेपरेटर रखा है और उससे सेपरेट करके रखे हैं। ठीक है। पहला सोल्यूशन है जो ऐसे येलो कलर का है, अभी हम लोग कलर के टर्म्स में देखने वाले हैं, येलो कलर का है। एंड दूसरा जो सोल्यूशन है वो ग्रीन कलर का है, सॉरी दूसरा जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का है। ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, मैंने बीच में से लेड निकाल दी, मैंने बीच में से सेपरेटर जो है वो निकाल दिया, क्या होगा? सोल्यूशन एक दूसरे में मिक्स होंगे या वो पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे? मिक्सिंग होगी। अब मुझे बताओ मिक्सिंग के टाइम पे येलो सोल्यूशंस ब्लू कंपार्टमेंट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, एंड ब्लू सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स येलो सोल्यूशन के कंपार्टमेंट में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? दोनों मिक्स होंगे। तो गाइस जब सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रीली मूव कर पाती है उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब यहाँ पे क्या हुआ, येलो के पार्टिकल्स भी ब्लू सोल्यूशन में चले गए, ब्लू के पार्टिकल्स भी येलो सोल्यूशन में चले गए, दोनों मिक्स हो गए, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ में आया? डिफ्यूजन में दोनों पार्टिकल्स मूव होंगे, डिफ्यूजन में दोनों पार्टिकल्स मूव होंगे। जैसे ही मैं इसे निकाल दूंगा, येलो पार्टिकल्स भी ब्लू पार्टी सोल्यूशन में जाना स्टार्ट होंगे, एंड ब्लू पार्टिकल्स भी येलो पार्टिकल्स में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो डिफ्यूजन मीन्स व्हाट? डिफ्यूजन मीन्स व्हाट? मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्यूशन पार्टिकल्स। ठीक है। इन बोथ डायरेक्शंस, इन बोथ डायरेक्शंस। बहुत क्रूड डेफिनेशन लिख के दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोगों को डिफ्यूजन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो सब देखने की जरूरत नहीं है, वो हम लोगों ने पहले भी गैस लॉ में देखा है। ठीक है। तो ये एकदम क्रूड डेफिनेशन है, बट तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है गाइस? ऑस्मोसिस में क्या होता है? ओके। ऑस्मोसिस बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। मुझे बताओ सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज ज्यादा होती है, वाटर की साइज ज्यादा होगी या सल्यूट की, फॉर एग्जांपल यूरिया की? मुझे बताओ वाटर की साइज बड़ी रहती है या यूरिया की? NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, किसकी साइज बड़ी रहती है? यूरिया की। वेरी नाइस। तो याद रखो गाइस, यूरिया की साइज बड़ी रहती है, एंड वाटर की साइज मतलब सॉल्वेंट जो रहता है हमारा वो यूजुअली बहुत छोटे पार्टिकल्स वाला रहता है, बट सल्यूट जो रहता है वो कंपैरेटिवली बड़े साइज का रहता है। ठीक है। तो इज इट क्लियर? तुम लोगों को दिख रहा है ना, वाटर छोटा सा मॉलिक्यूल, यूरिया बड़ा सा मॉलिक्यूल। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वेट वेट, तुम लोगों को स्क्रीनशॉट दोनों का एक साथ लेने दे दूंगा मैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। तो गाइस ऑस्मोसिस में हम लोग क्या करते हैं? ऑस्मोसिस में मेरे पास सेम ऊपर जैसी सिचुएशन है,
सिर्फ अभी डिफरेंस क्या आ गया, तो ये जो है दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस व्हाट, तो इट इज पोरस, इट इज पोरस, काइंड ऑफ पोरस रहता है ये। बट इसमें जो पोर्स रहते हैं ना गाइस, उनकी साइज इतनी छोटी रहती है कि इसमें से बड़ा सा सल्यूट पार्टिकल पास हो पाएगा क्या, इनमें से सल्यूट पार्टिकल पास हो पाएगा क्या, नहीं, इनमें बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते हैं, इनमें से सिर्फ छोटे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास हो पाते हैं। दिस इज अ नॉर्मल मेम्ब्रेन, इसे यहाँ पे नाम लिख देना, दिस इज अ नॉर्मल मेम्ब्रेन, नॉर्मल मेम्ब्रेन, एंड ये दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब गाइस दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ, दोनों में डिफरेंस इतना ही है, नॉर्मल मेम्ब्रेन जब हम लोग निकालते हैं, या फिर समझो कि नॉर्मल मेम्ब्रेन भी, ठीक है, अगर हम लोग पोरस छन्नी देखी हुई ना तुम लोगों ने, छन्नी जो हम लोग चावल का आटा छन्ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अब अगर छन्नी भी देखोगे तो उसमें जो होल्स रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, तो ये भी अगर तुम लोगों ने पोरस मेम्ब्रेन यूज किया होता, अगर तुम लोग नॉर्मल मेम्ब्रेन यूज कर रहे हो जो पोरस है, नॉर्मल पोरस मेम्ब्रेन है, तो पोरस मेम्ब्रेन में से क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स पास होते हैं, इसको भी हम लोग मेम्ब्रेन ही ले लेते हैं, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन था ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल मेम्ब्रेन रहने की वजह से हो क्या रहा था, तो यहाँ से दोनों पार्टिकल्स इजीली पास आउट हो पा रहे थे, यहाँ से दोनों पार्टिकल्स इजीली पास आउट हो पा रहे थे, ठीक है। ऐसे करते इसको जरा अच्छे से समझ में आएगा उससे। तो ये जो मेम्ब्रेन था यहाँ पे, इसमें से दोनों पार्टिकल्स पास आउट हो पा रहे थे गाइस, एंड दोनों पार्टिकल्स पास आउट हो रहे थे, इसलिए ये सोल्यूशन ग्रीनिश कलर का हो गया और दोनों सोल्यूशन पास हो गए। बट मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग जो सोल्यूशन मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं दैट इज सेमी परमेबल, सॉरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ऐसा कुछ होगा क्या, ओके करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइज लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने यूज किया 0.1 मोलार NaCl सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया 0.1 मोलार NaCl सोल्यूशन, अच्छे से सुनना गाइस, एंड यहाँ पे मैंने यूज किया प्योर वाटर, यहाँ पे मैंने यूज किया प्योर वाटर, तो गाइस इसे मैं सोल्यूशन बोलूंगा या सॉल्वेंट, प्योर वाटर है तो ये सॉल्वेंट कंपार्टमेंट है, एंड यहाँ पे सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे मैंने वाटर के अंदर NaCl मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ, अच्छे से सुनना क्वेश्चन, अच्छे से सुनना, जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है या लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, फ्लो या फिर मूवमेंट, फ्लो और एल्स मूवमेंट कहां से कहां पे होती है, हाई टू लो होती है, वेरी नाइस, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ओके गाइस करेक्ट बोल रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब गाइस मुझे बताओ हम लोग किसका फ्लो देख रहे हैं, हम लोग किसका फ्लो देख रहे हैं, सॉल्वेंट का फ्लो, इसमें से कौन फ्लो होने वाला है, ओनली सॉल्वेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अलाउिंग द फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। तो गाइस अब वाटर का हम लोगों को फ्लो कहां से कहां पे होगा वो देखना है, अच्छे से सुनना, ये क्रूशियल स्टेप है। तो अगर मैं तुम लोगों को सोल्यूशन के केस में बोल रहा हूं, सोल्यूशन के केस में एंड प्योर सॉल्वेंट के केस में, मुझे बताओ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो, अच्छे से बताना, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, तो प्योर वाटर में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, परफेक्ट, ठीक है। तो इन केस ऑफ सॉल्वेंट concentration of water is high, concentration of water is high, बट मुझे बताओ सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में 100% सॉल्वेंट में वाटर, करेक्ट बोल रहे हो, सोल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है या लो है, करेक्ट बोल रहे हो, तो यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इज लो। बट गाइस अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, मुझे बताओ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं या NaCl के रिस्पेक्ट में देखते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं या NaCl के रिस्पेक्ट में, NaCl के रिस्पेक्ट में, तो बुक में किसका कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, NaCl का, तो मुझे बताओ सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों को देके रखा है 0.1 मोलार, एंड प्योर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है,
इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 क्योंकि इसके अंदर NaCl है ही नहीं। समझ में आ रहा है? पक्का? प्योर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 0 मानेंगे बिकॉज इसमें NaCl ऐड ही नहीं किया है। NaCl के रिस्पेक्ट में हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन देखना है। तो मुझे बताओ एक्चुअल में सॉल्वेंट का फ्लो होने वाला है, तो सॉल्वेंट हाई टू लो जाएगा। हाई टू लो अगर सॉल्वेंट जाएगा तो इट शुड मूव फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टू सोल्यूशन कंपार्टमेंट। ये समझ में आ रहा है? हमेशा फ्लो जो होता है वो हाई टू लो होता है, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से लो की तरफ जाएगा, तो इट विल मूव फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। मतलब ये कैसे फ्लो होगा? वाटर सॉल्वेंट कंपार्टमेंट से सोल्यूशन कंपार्टमेंट में जाना स्टार्ट होगा। गेटिंग इट और नॉट? ये समझ में आया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सल्यूट को ब्लॉक करेगा। ओके, अब गाइस ये वाटर के रिस्पेक्ट में हाई टू लो ही जा रहा है। याद रखो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाई टू लो ही जा रहा है, बट विथ रिस्पेक्ट टू NaCl इट इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन या लो टू हाई। विथ रिस्पेक्ट टू NaCl देखो, NaCl के रिस्पेक्ट में ये हाई टू लो जा रहा है या लो टू हाई? लो टू हाई जा रहा है। एंड हमारे बुक में यही डेफिनेशन रहती है। तो द यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? द यूनिडायरेक्शनल flow of solvent particles through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane from low concentration to high concentration is called as osmosis. Guys, let me repeat once again. देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। हमेशा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हाई टू लो होता है। एकदम करेक्ट बोल रहे हो। अब सॉल्वेंट का फ्लो होने वाला है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा? वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगा? जहां पे प्योर वाटर प्रेजेंट है। तो प्योर वाटर से NaCl के कंपार्टमेंट में सोल्यूशन का फ्लो होने वाला है। अब मतलब सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, बट हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखते। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को मैटर नहीं करता, NaCl का करता है। तो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन प्योर सॉल्वेंट के केस में वो 0 है एंड सोल्यूशन के केस में वो 0.1 है। तो इट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और लो टू हाई। तो ये लो टू हाई जा रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रही है? ये डेफिनेशन बहुत सी बार स्टूडेंट्स को लगता है कि बुक में गलत दी है, बट वो करेक्ट रहती है, बट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। यप, इट्स विथ रिस्पेक्ट टू NaCl। चाहिए तो अपनी डेफिनेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देना, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ऐसे लिख देना। यहाँ पे थोड़ी सी एडिशन करना ऑफ सल्यूट, ठीक है? चाहिए तो यहाँ पे एडिट कर देना इसको, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट, ठीक है? एंड गाइस पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लिखना रह जाए तो। मैं तुम लोगों को लिखने के लिए 1-2 मिनट का टाइम तो दे दूंगा, बट स्टिल। एंड हम लोगों को ये इतना ही नहीं देखना है, ये तो तुम लोगों ने 10th में दे पढ़ा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये 10th में हो गया है, तो हम लोगों को ये इतना ही नहीं देखना है और बहुत सारी चीजें देखनी है। तो जल्दी जल्दी करो चलो। यस ऋतुजा, बट अगर ये मतलब यूजुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कभी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को पास करने अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही करता है। बट यू आर राइट, इन दैट केस इट इज फ्रॉम हाई टू लो। ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, आएंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पे बाद में आएंगे, पहले ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं। ओके गाइस, तो
नाउ विल स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसे हम लोग बोलेंगे ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। गाइस एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं इसमें। देखो, समझो कि मेरे पास एक ऐसा एक कंपाउंड कंटेनर है। कंटेनर के अंदर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है या फिर कुछ सोल्यूशन है, सोल्यूशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक ऐसे फनल टाइप अरेंजमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। मैंने ऐसे एक फनल टाइप अरेंजमेंट ऐड कर दिए। ओके, अब गाइस ऑब्वियसली ये फनल टाइप अरेंजमेंट जो है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब इस फनल टाइप अरेंजमेंट में नीचे की तरफ मैंने अटैच कर दिया है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगेन जैसे पहले हो रहा था, क्या होगा, अंदर की तरफ जो सोल्यूशन है वो एक अलग सोल्यूशन है। लेट्स अज्यूम इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1, लेट्स अज्यूम इसका कॉन्सेंट्रेशन है C1 एंड बाहर की तरफ जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है C2। अब मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं कि C2 इज लोअर देन C1, C2 C2 इज लोअर देन C1। अब मुझे बताओ सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां पे होगा, C2 से C1 के अंदर होगा या C1 से C2 के अंदर होगा? C2 टू C1, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। याद रखो, फ्लो इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो टू हाई जाने वाले हम लोग, तो C2 टू C1 ये फ्लो होगा, C2 टू C1 ये फ्लो होगा। इज इट क्लियर? C2 टू C1 ये फ्लो होगा। इज इट क्लियर गाइस? ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब गाइस ये फ्लो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो मुझे बताओ येलो सोल्यूशन का लेवल क्या होगा? येलो सोल्यूशन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, करेक्ट बोल रहे हो। अब देखो मुझे वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर करें? लेट्स अज्यूम कि प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी, लेट्स अज्यूम अभी तक प्रोसेस स्टार्ट हुई नहीं है। अब जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या होगा, हम लोगों ने, मतलब ये डायग्राम में चेंज मत करना, तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे अटैच कर दिया था एक मैनोमीटर। इसका प्रिंसिपल तो यहाँ पे सबको पता होगा क्या होता है, ये सब तुम लोगों को अभी बनाने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, बट जस्ट थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने एक मैनोमीटर अरेंज कर दिया था एंड मैनोमीटर के केस में पहले ये इसकी लेवल ऐसी थी। अब मुझे बताओ, अगर लिक्विड अंदर मूव करने वाला है, अगर लिक्विड अंदर मूव करेगा तो ऑब्वियस है येलो सोल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा। येलो सोल्यूशन की लेवल अगर बढ़ते जाएगी तो ऊपर की एयर भी हम लोग आगे की तरफ प्रेस करते जाएंगे। ये एयर आगे की तरफ प्रेस हो गई तो ऑब्वियस है ये मर्क्यूरी की लेवल भी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये मर्क्यूरी की लेवल समझ लो इतनी इंक्रीज हो गई। अब मुझे चेंज इन वेपोरेशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इतना प्रेशर चेंज हुआ तो प्रेशर कितना हुआ, एच रो जी, एंड ये जो प्रेशर रहता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। गेटिंग इट और नॉट? ये जो प्रेशर रहता है, देखो अगर लिक्विड का लेवल राइज हुआ तो ऑब्वियसली एयर भी हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। एयर आगे की तरफ अगर शिफ्ट हो गई तो ऑब्वियस है मर्क्यूरी भी थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होगा। एंड ये जो डिस्टेंस आया दैट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग एच रो जी, मतलब हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे रूलर यूज करके, एंड उसको इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। गेटिंग इट और नॉट?
तो गाइज ये सब तुम लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब ऐड करने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है। तुम लोग सिर्फ डायग्राम में इतना ऐड कर देना कि यहाँ पे सोल्यूशन अंदर की तरफ घुसना स्टार्ट हो गया, सोल्यूशन अंदर की तरफ घुस जाएगा तो यहाँ पे हाइट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एंड हाइट बढ़ने के बाद जो प्रेशर चेंज आएगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग निकालेंगे उसे एच हाइट प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर generated through osmosis is called as osmotic pressure। एकदम सिंपल, मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में मैं लिख के दे रहा हूँ, ज्यादा कुछ एकदम बड़ी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर दो गाइस, ये कंप्लीट कर दो। इसके हम लोग और एक दो फॉर्म्स देखने वाले हैं, गाइस, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट दिस। अब ये फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन हो गई, समझ लो, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप की डेफिनेशन हो गई, एंड ये तुम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, जो यूज नहीं होगा, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, तुम लोगों को भी पता है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बट अगर तुम लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन दिख जाए तो तुम लोगों को क्या करना है वो पता है, एच रो जी यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब गाइस सेकंड टाइप की डेफिनेशन क्या होगी, समझ लो कि मेरे पास ऐसे दो कंपार्टमेंट्स हैं, जरा अलग टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे एक यू शेप्ड ट्यूब है, एंड यहाँ पे अंदर की तरफ मैंने अटैच कर दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज माय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज माय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड गाइस यहाँ पे अगेन सेम सेम चीज है, कुछ नया नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो मैंने NaCl ऐड कर दिया है, यहाँ पे मैंने NaCl ऐड कर दिया है, या फिर NaCl क्यूब, तुम लोगों को बुक में सोल्यूशन दिखेगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन है एंड यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है। मुझे बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट या सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, सोल्यूशन टू सॉल्वेंट या सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो फ्लो विल हैपन फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, सॉल्वेंट से लेके सोल्यूशन की तरफ होगा। गाइस याद रखो, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सोल्यूशन में कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन है, बट सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा जीरो रहता है, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि सल्यूट है ही नहीं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे जीरो होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट विल फ्लो टूवर्ड सोल्यूशन। अब गाइस ये अगर सोल्यूशन के तरफ फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, सोल्यूशन की लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इस लेवल को बढ़ने से मुझे रोकना है, इस लेवल को मुझे बढ़ने से रोकना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक पिस्टन अटैच कर दूंगा, पिस्टन अटैच करके मैं नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा, एंड उसे नीचे प्रेस करते करते एक पॉइंट पे मैं लेके आऊंगा जब वो ओरिजिनल लेवल पे था। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ये नए एक्सप्लेनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द एक्स्ट्रा प्रेशर which is needed to be applied on solution side to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis। आएंगे रिवर्स ऑस्मोसिस पे आ जाएंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है गाइस, तुम लोगों को ये पहले से पता भी होगा। तो अब मुझे बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। अब
तुम लोगों ने इसको पिस्टन को नीचे ला दिया, पिस्टन यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब तुम लोगों ने ऑस्मोसिस को रोक दिया। अब ऑस्मोसिस को रोकने के बाद भी अगर तुम लोग और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा गाइस, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, करेक्ट बोल रहे हो। अब तुम लोगों ने इस प्रोसेस को रोक दिया था, ये प्रोसेस रुक गई थी। अब इसके बाद भी अगर तुम लोग ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फ्लो रिवर्स में चला जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आएंगे हम लोग इसके ऊपर, बाद में आएंगे। पहले से तुम लोगों को आइडिया तो होगी ही शायद से, नहीं होगी तो हम लोग वो देख लेंगे। ओके, तो चलो गाइस ये लिख दो। तुम लोगों ने वो हेमा मालिनी की एड तो देखी होगी ना, केंट आर ओ, केंटो नहीं रे, केंट आर ओ। केंटो जापान में एक रीजन है। हम्म, हाँ अभी केंट आर ओ प्लस आ गया है। हाँ पोकेमोन वाला केंटो, करेक्ट। वो जापान में एक एक्चुअल रीजन है। अरे हाँ सॉरी, वो कांटो है ना, कांटो रीजन। क्या है वो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है एनीव। और मेरी ज्योग्राफी बहुत वीक है। तो गाइस आगे बढ़े। क्या करे, दैट्स द ड्रीम अजिंक्य, दैट्स द ड्रीम। अनम्यूट ऑप्शन, अगर किसी को डाउट होगा तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड्स। अभी मैंने ईयरफोन्स भी निकाल के रखा है, फिर तुम लोग वापस मेरे कानों में ईयरफोन्स डालने की कोशिश कर रहे हो। अगर डाउट होगा तो हैंड रेस करना, एंड पहले मैसेज टाइप करना कि सर आई एम सेइंग समथिंग, बिकॉज मैंने ईयरफोन्स ऐड नहीं किए, कान दुखने लग जाता है। आ रहे ऋतुजा, हम लोग उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़े। नाउ गाइस देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंटॉफ, एंड उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है, थर्ड डेफिनेशन नहीं बोल सकते बट थर्ड फॉर्मूला है या फिर समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वेंटॉफ करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने हम लोगों को बोला इफ वी हैव अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, solute particles are free to move। बराबर ना, सॉल्वेंट के अंदर उनको रोकने की वाली कोई चीज है क्या, कोई भी नहीं है, तो दे आर फ्री टू मूव एंड बिहेव्स लाइक गैस मॉलिक्यूल्स। अब गाइस मुझे बताओ, गैस मॉलिक्यूल्स अगर आ गए तो वो कौन सी इक्वेशन फॉलो करते हैं। हेंस आइडियल गैस लॉज, करेक्ट, कैन बी यूज्ड कैन बी यूज्ड टू फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर टू, ठीक है। एंड फिर उन्होंने ये सब प्रूव करके दिखाया था, वो से हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को आइडियल गैस लॉ कैसे आती है, क्यों आती है, वो सब पता है, तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर देंगे। बट कंडीशन क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ये मत भूलना, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो गाइज अभी ज्यादा रॉकेट साइंस वाली डायग्राम्स नहीं बनानी हम लोगों को, एकदम सिंपल डायग्राम्स जो जल्दी जल्दी बना के हो जाए तुम लोगों से भी मुझसे भी। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर इन जनरल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत सिंपल है गाइस, बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, बाकी तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। समझ लो यहाँ पे सोल्यूशन था जिसका कॉन्सेंट्रेशन था C1, और यहाँ पे सॉल्वेंट था। मुझे बताओ कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, या फिर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या सोल्यूशन टू सॉल्वेंट, कहाँ से कहाँ पे फ्लो होगा, राइट टू लेफ्ट, करेक्ट, लेफ्ट वर्ड्स, करेक्ट बोल रहे हो सब जन।
तो गाइस हमेशा याद रखो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, किसके पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट के, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में जो प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो इस प्रेशर को निकालने के लिए वी कैन यूज पीवी इज इक्वल्स टू, देखा मैं इस कंपार्टमेंट की तरफ ही लिख रहा हूँ, बिकॉज जहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है वही हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। बट अभी प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। किसी को कुछ प्रॉब्लम, पाई भी चलेगा ना, सिर्फ मैंने प्रेशर को निकाल के पाई यूज कर दिया। अब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो दिस इज नथिंग बट पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। गाइज सिर्फ यहाँ पे मैंने C1 लिखा था, बट दो दो सोल्यूशन नहीं है ना, C1 C2 के लिए दूसरा भी रहना चाहिए, तो C1 नहीं लिखते, सिर्फ C लिख देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज आर सेकेंड फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। ऊपर मैंने एच रो जी फर्स्ट फॉर्मूला लिख के दिया था, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। कोई शक, सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, करेक्ट बोल रहे हो। याद रखो ये इस चैप्टर में हम लोग जो भी सल्यूट ले रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल है, और वेपर प्रेशर के बाद वाले सारे के सारे, ठीक है। ओके, एन अपॉन वी इज मोलरिटी, करेक्ट बोल रहे हो, जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सी लिख दिया। ओके गाइज, एंड एक लास्ट लास्ट टाइप की चीज जो हम लोगों को काम आती है, एक लास्ट टाइप का फॉर्मूला, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ओवर देन, एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। I is in ATM, करेक्ट बोल रहे हो। यस मानस, व्हाट इज योर डाउट। जूम इन कर रहे हैं, ओके जस्ट अ मिनट। गाइस एक छोटी सी चीज मुझे पहले बताओ, आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, आर की वैल्यू, हम लोगों को एटमॉस्फेयर में आंसर चाहिए, आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, 0.0821, करेक्ट, लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, जिसके लिए मैंने तुम लोगों को शॉर्टकट भी बताया, क्या शॉर्टकट है, 0.08 यूज करो, या फिर 1/12 यूज करो, याद है ना, 0.08 यूज करो या फिर 1/12 यूज करो, बोथ आर वैलिड। चलो लिख दो ये। हाँ, वेंटो फैक्टर अगर आया तो क्या होगा, तो गाइस क्या होता है, वेंटो फैक्टर अगर इन्वॉल्व हुआ तो क्या होता है, मुझे बताओ। इसमें अगर वेंटो फैक्टर आ गया, मतलब कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तो क्या होगा, आई सी आर टी, वेरी नाइस, मल्टीप्लाइड बाय आई। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक solution, pi becomes ICRT, pi is equals to ICRT, ठीक है। इतना ही चेंज आता है गाइस, वेंटो फैक्टर ऐसे कुछ बहुत डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 1+n-1 अल्फा, एंड दूसरा है 1+1/n-1 अल्फा, ठीक है। Why this formula is applicable only for dilute solution? Because concentration अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो सकते हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकता है, तो गैस लॉस तभी अप्लाई नहीं हो पाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट ओवर हियर, हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, पहले 300 लो फिर 400 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ओके गाइस, लिख के हो गया सबका, शायद से हो गया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। Now guys, fourth type of question या फिर fourth type of formula is this. हाँ, ये फोर्थ फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाएगा अभी। मुझे बताओ, फ्लो सिर्फ और सिर्फ, अच्छे से सुनना,
फ्लो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ ही होगा क्या? फ्लो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ ही होता है क्या? गाइस याद रखो, फ्लो सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ भी हो रहा है एंड सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ भी, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट का फ्लो अलाउ करता है ना, तो सॉल्वेंट तो दोनों तरफ से फ्लो हो सकता है, रिवर्स भी होता है, करेक्ट बोल रहे हो, दोनों तरफ होता है गाइस, फ्लो जो है वो दोनों तरफ हो रहा है, अच्छे से सुनना, सॉल्वेंट का फ्लो दोनों तरफ हो रहा है, बट अगर दूसरी तरफ का देखोगे तो मैंने एक छोटा सा लिखा है, छोटा एरो मतलब क्या, तो वहां पे दूसरी तरफ से बहुत थोड़ा फ्लो हो रहा है एंड नेट फ्लो, करेक्ट बोल रहे हो, हम लोग यहाँ पे अभी के लिए नेट फ्लो देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेट फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। तो बट अगर क्वेश्चन ऐसे आया, इन ऑस्मोसिस फ्लो अकर्स फ्रॉम low concentration to high concentration, high concentration to low concentration, both low to high and high to low, and डी कोई तो रहेगा, तो इट इज अकरिंग इन बोथ, करेक्ट, ये बोथ केसेस में हो रहा है गाइस, ये दोनों में हो रहा है, हाई टू लो भी जा रहा है, लो टू हाई भी आ रहा है। अगर उन्होंने बोला नेट फ्लो, अगर उन्होंने बोला नेट फ्लो इन ऑस्मोसिस इज फ्रॉम, तो नेट फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है, हाई टू लो या लो टू हाई, नेट फ्लो कहां से कहां पे हो रहा है, नेट फ्लो अगर पूछा तो कहां से कहां पे होगा, नेट फ्लो इज फ्रॉम लो टू हाई, करेक्ट बोल रहे हो, नेट फ्लो इज फ्रॉम लो टू हाई, बट अगर सिर्फ फ्लो पूछा, फ्लो इन ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम, तो इट इज अकरिंग इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है, ओके। तो याद रखना, ये ऐसे छोटे मोटे फालतू क्वेश्चन कभी कभी वो पूछ देते हैं एंड स्टूडेंट गलती करके आता ही है, एंड वो क्वेश्चन इसलिए रहता है कि स्टूडेंट गलती करे, ठीक है, तो हमारी भी एक लिमिटेशन ही रहती है, वहां पे एग्जाम के प्रेशर में ये इतनी छोटी माइन्यूट चीजें हर एक को समझ में आए ऐसा नहीं रहता, बट स्टिल, हाँ, एंड तुम लोगों की ऑनलाइन एग्जाम है गाइस, तो मेक श्योर कि तुम लोग पेपर में सारे ऑप्शंस वापस एक बार देखने के लिए 5-10 मिनट बचा के रखो, ये सब तो हम लोग आपको लास्ट टाइम में बताएंगे ही, बट स्टिल, ठीक है। तो बाकी हम लोग डिटेल्स बाद में देखेंगे कि एग्जाम में क्या कैसे कर रहे हैं, अभी के लिए यहाँ पे आते हैं। तो गाइज, अगर हम लोगों के पास दोनों तरफ सोल्यूशन है, हम लोगों के पास दोनों तरफ सोल्यूशन है, एक तरफ है कॉन्सेंट्रेशन C1, दूसरी तरफ है कॉन्सेंट्रेशन C2, ठीक है, अरे विच एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, नीट बोलो, जेई, नीट वालों को अभी अभी तक ऑनलाइन एग्जाम हुई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो अगर आप नीट वाले हो तो चलता है, अभी क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन चेंज नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि C2 इज ग्रेटर देन C1, तो फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, C1 टू C2 या C2 टू C1, फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा, C1 टू C2, वेरी नाइस, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो गाइज याद रखो, यहाँ पे फ्लो लो टू हाई हो रहा है, नेट फ्लो की बात हो रही है, नेट फ्लो, नेट फ्लो इज अकरिंग फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे इधर क्या फॉर्मूला होगा कि सोल्यूशन 2 का प्रेशर जो है वो क्या है, तो गाइज याद रखो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पाई इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 RT, दोनों का डिफरेंस लो, जो डिफरेंस है वो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करेंगे, गेटिंग इट गाइस, यहाँ पे जब दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन रहते हैं तो हम लोग दोनों का सिर्फ डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन गिव्स यू दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। डेल्टा सी भी लिख सकते हो, करेक्ट बोल रहे हो, डेल्टा सी भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स डेल्टा एम बेसिकली, करेक्ट बोल रहे हो, चेंज इन मोलरिटी है। चलो, तो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट करो, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत टाइम लेके हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, मतलब बहुत नहीं, हाफ एन आवर में ही कंप्लीट किया होगा हम लोगों ने, बट स्टिल आई होप समझ में आ गया है सबको। इसमें ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अरे वो 1 आवर हो गया, बट पहले हाफ एन आवर तो हम लोग रिवीजन और वो क्वेश्चन ही कर रहे थे ना ऊपर वाला। एक्चुअली हम लोग को रिवीजन थोड़ी कम करनी चाहिए अभी, रिवीजन में एवरी लेक्चर वी स्पेंड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, वही,
तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो इसलिए करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, हो गया। व्हाट अबाउट टर्म वन, टर्म टू बोर्ड्स एग्जाम, कुड यू प्लीज डिस्कस अबाउट इट एट द एंड। अरे तुम लोग भी शायद से फुकट में ही पास होने वाले हो, डोंट वरी, बट स्टिल बोर्ड्स एग्जाम का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। हाँ, जो लोग लेक्चर के पहले रिवीजन करते हैं बहुत अच्छा होता है उनके लिए, ठीक है। उनको रिवीजन एक्चुअली फिर बोरिंग भी लगती है, आई नो, मैं भी उनमें से एक था। ओके, तो चलो गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे अभी जरा क्वेश्चंस ले ले, क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन क्या है वही नहीं बताया ना मैंने, बट कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें क्वेश्चन नंबर वन, 0.2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन एट 300 केल्विन, ठीक है। गाइज ये मेंस लेवल या फिर नीट लेवल का क्वेश्चन है, सीटी लेवल पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक मतलब नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन, बट स्टिल आ सकता है। सीटी में यूजुअली थियोरेटिकल क्वेश्चन आते, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये एक नीट या फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कैसे करोगे। वेरी नाइस अक्षय, करेक्ट आंसर है। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, इतना ही करना है ना। तो सी तुम लोगों को देखे रखा है 0.2, तो हम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। इनटू आर की वैल्यू क्या लोगे गाइस, 300 दिख गया तो आर की वैल्यू 1/12 लेना। 300 अगर दिख गया, प्रणव करेक्ट आंसर है, यश करेक्ट आंसर है। 300 अगर दिख गया तो 1/12 लेना, मल्टीप्लाइड बाय 300, क्यों, क्योंकि 12 वन जा 12 25 जा। याद रखो ये चीजें जानबूझ के दी जाती है सो दैट तुम लोग आंसर जल्दी से जल्दी निकाल पाओ, ठीक है। ऋतुजा करेक्ट आंसर है। अब 0.2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50, एक पॉइंट आ गया तो 5.0 ATM, ठीक है। गेट और नॉट, ठीक है। चलो अब बी लेते हैं। बी इज 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन एट 400 केल्विन। अब 400 दिख जाए तो 1/12 लेने की जरूरत नहीं है, तभी तुम लोग 0.8 ले सकते हो, 0.08 ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करोगे, आई इज इक्वल्स टू, सी दिया नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, क्या दिया, W/V दिया है। तो क्या करोगे, W/V को तुम लोग डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर थ्योरेटिकली जाए तो N/V/RT, ठीक है। एन निकालेंगे, करेक्ट। अब 30% यूरिया है, मतलब 30 ग्राम्स यूरिया है, 30% वेट मतलब 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, और वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 100। अब नीचे की तरफ 100 है, 100 क्या है, ये ml है, नीचे की तरफ 100 ml है, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ नंबर ऑफ मोल्स, गाइस मुझे बताओ 30 ग्राम्स यूरिया मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 30 ग्राम्स यूरिया मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 0.5 मोल्स, वेरी नाइस, 1/2 0.5 मोल्स एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब नीचे ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सबको समझ में आया या किसी को डाउट है। उत्तरा करेक्ट आंसर है, ये समझ में आया क्या, देखो, ठीक है। ओके, एंड आर कितना लोगे, अभी अभी तुम लोग 0.08 डायरेक्ट ले सकते हो इनटू 400, क्या होगा, देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 8 4 जा 32, 32 एंड 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, ये हो गया 5, तो 5 इंटू 32, 5 इंटू 32, तो कितना हो जाएगा 150, 160, अप्रोक्सीमेटली 160 ATM आ रहा है क्या आंसर, देखो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 160 आंसर आएगा। ओके, तो गाइज याद रखो यूरिया का मास, मास ऑफ यूरिया कितना देके रखा है, 30% बाय वॉल्यूम मतलब 30 ग्राम्स देके रखा है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास विच इज नथिंग बट 1/2 विच इज नथिंग बट 0.5। परसेंटेज नीचे वॉल्यूम है, हमेशा परसेंटेज जो है 100 में से रहता है, इसलिए नीचे मैंने 100 ml ले लिया, ठीक है। एंड नीचे 100 ml है तो ऊपर हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, कोई शक। ओके, अब और एक लेते हैं,
डेसिमोलार, अच्छा ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने अभी तक लिए ही नहीं है, और एंड मैं अभी भी अवॉइड करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, बट चलो अवॉइडेबल नहीं है, क्वेश्चंस तुम लोगों को एनएमएसटी में भी दिखेंगे। ये क्वेश्चन गाइस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, एनएमएसटी में तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिख गए तो तुम लोग अभी के लिए इनको स्किप कर सकते हो, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होने तक तुम लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस समझना थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। K4Fe CN6 जिसका अल्फा देके रखा है 75% एंड एट 227 डिग्री सेल्सियस। डोंट वरी गाइस, ये हम लोग मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे से तुम लोगों को ये ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड जो किधर किधर दिखते हैं एंड डरावने लगते हैं वो तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब गाइस के क्या लिखा है सर, वो के क्या लिखा है, दिस इज K4 गाइस, K4FeCN6, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम फेरीसाइनाइड, सॉरी फेरी नहीं, ये फेरो हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है एंड दिस इज डिसोसिएशन वाला, करेक्ट बोल रहे हो, इसका डिसोसिएशन होता है। अब गाइस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम लोगों को ये हार्डकोर रूल याद रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मंडे को ही दूंगा, बट एक सिंपल रूल याद रखना है, बॉक्स कभी भी टूटता नहीं है। क्या बोला मैंने, बॉक्स जो है वो कभी भी टूटेगा नहीं, तो बॉक्स के बाहर वाली चीजें टूटेंगी बट बॉक्स कभी भी टूटेगा नहीं। तो मुझे बताओ ये K4 वो टूट जाएंगे, व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म 4K प्लस FeCN6, मुझे बताओ, हाँ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आएगा गाइस, -4, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अब मुझे बताओ इसके लिए n की वैल्यू, कितने टुकड़ों में ये टूटा, कितने टुकड़ों में ये टूटा, 5, वेरी नाइस। तो इसमें 5 आयंस बने डिसोसिएशन के बाद, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि 5 वाला ये एक ही एग्जाम्पल है, तुम लोगों को अगर याद होगा मैंने तुम लोगों को AlCl3 तक ही पढ़ाया है, जो कि तुम लोगों को देता है Al+3 प्लस 3Cl-, जिसमें n की वैल्यू हो जाती है 4। ये भी आता है बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं हुआ था इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, बट चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, तुम लोगों के नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पे आई पहले निकालना पड़ेगा, आई का फॉर्मूला क्या है, डिसोसिएशन के टाइम पे 1 + n-1 अल्फा। अब अल्फा हम लोगों को परसेंटेज में दिया है, उसको अल्फा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0.75 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। तो I इज इक्वल्स टू 1 + phi-1 into 0.75, which is nothing but 1 + 4 into 0.75, 4 into 0.75 will give us 3 and 3 + 1 will give us 4, ठीक है। तो I की वैल्यू आ गई 4, यही तो निकालना था, नथिंग एल्स, ठीक है। अब तुम लोगों को प्रेशर निकालना बहुत इजी हो जाएगा, प्रेशर कैसे निकालोगे, प्रेशर का फॉर्मूला है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू CRT, बट अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई भी आ जाएगा। डेसिमोलर दिया है गाइस, मुझे बताओ डेसिमोलर मीन्स हाउ मच, डेसिमोलर मीन्स हाउ मच, 1/10 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन भी तुम लोगों को देके रखा है, तो क्या होगा 4 इंटू 1/10 इंटू, अब टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 500 आ गया, बहुत लोगों ने आंसर सेंड करना स्टार्ट भी किया है, मुझे एक्चुअली आंसर निकालने पड़ेगा या फिर साइड में देखना पड़ेगा। तो 0.008 इंटू 500, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 40, तो फिर ये 0 और वो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये 40 बनेंगे एंड ये 10 नीचे है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 40 अपॉन 10, तो ये 0 कैंसल, यू विल गेट आंसर एज 16 एटमॉस्फेयर। इस रेंज में जिस जिसके आंसर थे सबका आंसर करेक्ट था, ठीक है। इस रेंज में बहुत लोगों के आंसर थे, सबका आंसर करेक्ट था। कुछ लोगों ने 1/12 से कैलकुलेशन की थी आई गेस, तो 1/12 से तुम लोगों को 16.66 आंसर आएगा, वो भी करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है गाइस, एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन आया, जेई मेंस में ऐसे कैलकुलेशंस बहुत रेयरली आते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोगों ने और थोड़ा बहुत और मतलब क्या बोल रहा था, कोऑर्डिनेशन के साथ इसको अगर हम लोगों ने और थोड़ा बहुत क्लब किया, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हम लोग उसको कोऑर्डिनेशन के साथ और थोड़ा क्लब करते हैं। एंड हेलो, एम आई ऑडिबल, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या?
अच्छा, आज ब्रेक देने वाला हूँ क्या? नहीं, आज ब्रेक नहीं होगा, 2 घंटे का ही लेक्चर है, आज क्या ब्रेक? ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, अगर इसको कोऑर्डिनेशन के साथ और क्लब कर दिया तो लेवल इसकी डायरेक्ट एडवांस लेवल पे पहुंच सकती है, ठीक है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस। ये तुम लोग मैंने वीडियो ऑफ ही किया है क्योंकि तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दिया है। एंड गाइस व्हाट आई वाज सेइंग, मैं ये बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, इस लेवल का, इस क्वेश्चन की लेवल, तो ये जेई मेंस लेवल पे ऐसे तुम लोग समझ सकते हो, बट जेई मेंस लेवल पे है ना, कैलकुलेशंस बहुत कम रहते हैं। ये इतने कैलकुलेशंस मैक्स टू मैक्स रह सकते हैं, ऊपर एंड ऑल इतना सब कुछ कंबाइन करके बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट बहुत रेयर सिनेरियोज में वो लेंदी हो जाता है। ओके अजिंक्य, उसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा एक्चुअली वो। हम लोग Na3PO4 के ऊपर भी Na3PO4 के ऊपर ले सकते हैं एक्चुअली, बट फिर वो एक्चुअली वो एडवांस लेवल पे ही आएगा फिर। अच्छा सजेशन है आपका। एन इज इक्वल्स टू 5 कैसे आया? ओके, देखो गाइस, यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ब्रेकिंग इनटू 4 K प्लस आयन एंड 1 FeCN6 - 4 आयन, तो 1 + 4 + 1 गिव्स यू 5, इसीलिए। ठीक है, चलो 5 मिनट का तुम लोगों को ब्रेक चाहिए बोल रहे हो, तो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड विल कंटिन्यू एट 9:20, ठीक है।
ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ आगे। तो गाइस याद रखो कुछ स्पेशल सॉल्ट्स, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ Na3PO3, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर याद होगा, क्योंकि नहीं होगा, सॉरी, Na3PO3 नहीं रहता, डिसोसिएशन ऑफ Na2HPO3, ठीक है। तो अगर इसका डिसोसिएशन पूछा तो कैसे होता है, तो गाइस इसका तुम लोग डिसोसिएशन करने गए एंड अंधाधुंध अगर डिसोसिएशन कर दिया तो व्हाट यू माइट डू, Na2C Na2HPO3 gives you 2Na प्लस, अजिंक्य करेक्ट बोल रहे हो, प्लस H प्लस प्लस PO3 - 3। ये सेंस बन रहा है ना, देखो ये सेंस कर रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे एक एक करके हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा तोड़ दिया तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग मेथड, ठीक है। HPO3 - 2 आता है, वेरी नाइस। ये हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में देखा था, सॉरी सॉलिड स्टेट बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में देखा था, केमिकल बॉन्डिंग में ये देखा था। तो NaHPO3 इट गिव्स अस 2Na प्लस प्लस HPO3 माइनस। दिस इज करेक्ट गाइस, दिस इज करेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, C डबल बॉन्ड O HONA, ये मैंने तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में भी करवाया था। दिस इज सल्यूबल इन वाटर, यप दिस इज सल्यूबल इन वाटर। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में किया है, सिमिलरली रेडॉक्स रिएक्शन में भी देखा था, ठीक है। तो बहुत बार ये कंपाउंड हुआ है। अभी फाइनली ये मैं तुम लोगों को पी ब्लॉक में भी पढ़ाऊंगा। पी ब्लॉक नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा आई गेस, एंड दैट विल बी आवर लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो एनीयू गाइस आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नाउ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ये इसके ऊपर बहुत फालतू क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे कुछ बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते। आइसोटोनिक पहला आता है, आइसोटोनिक। अब मुझे बताओ गाइस, आइसो मींस व्हाट, आइसोटोनिक मींस व्हाट, सेम, करेक्ट बोल रहे हो। तो सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक। अब मुझे बताओ हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा फिर, हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा फिर। हाइपरटोनिक मींस व्हाट, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, करेक्ट बोल रहे हो। तो सोल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन मींस व्हाट, हाइपर मींस क्या, बढ़ जाना, बहुत हाइपर हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो बहुत बढ़ गया, ठीक है। हाइपरटोनिक मींस व्हाट, सोल्यूशन हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मुझे बताओ हाइपरटोनिक का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या हाइपोटोनिक। नेक्स्ट इज हाइपो, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, तो हाइपो मींस व्हाट, सोल्यूशन हैविंग लो कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया है। अब गाइज मुझे बताओ आइसोटोनिक में वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब हाइपर में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा या कम होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड हाइपो में क्या होगा गाइज, लो ऑस्मोटिक प्रेशर। गेटिंग इट, चलो ये लिख दो, ये लिख दो। एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग इसके ऊपर,
डीएनएफ ब्लॉक होगा ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग डीएनएफ ब्लॉक करेंगे, एंड उसके बाद फाइनली हम लोग पीरियोडिक टेबल करेंगे, सॉरी पीरियोडिक टेबल बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक करेंगे। मेटलर्जी के तो हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट कर लिए। डीएनएफ ब्लॉक में भी मैं तुम लोगों को मेटलर्जी का थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा, एंड फाइनली जो कुछ बच जाएगा उसको तो हम लोग एक लेक्चर में निपटा सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है वो मेटलर्जी। ठीक है, ओके। बाद में सरफेस केमिस्ट्री करना ही है हम लोगों को, डोंट वरी। हाँ, तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज 0.004 मोलार solution of Na2SO4, Na2SO4। इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने वाले हैं, इज आइसोटोनिक with 0.01 molar solution of glucose at same temperature, at same temperature. Calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation of Na2SO4। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को यहाँ पे दोनों आइसोटोनिक दिए, दोनों आइसोटोनिक है मतलब क्या, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहना चाहिए, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रहने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज should be equal to that of number of particles of Na2SO4। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, हम लोगों को दिख रहा है ना दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, फिर भी दोनों आइसोटोनिक है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, करेक्ट बोल रहे हो, दोनों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है। अब गाइस मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू आई इंटू सी। याद रखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम है तो कॉन्सेंट्रेशन सेम कब होगा, जब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। गेटिंग इट और नॉट, गेटिंग इट और नॉट। कॉन्सेंट्रेशन सेम कब होगा, जब हम लोग जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उसे मैं उसके वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे ये मिलेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन आई इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4। गाइज मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, वेरी नाइस सोहम, करेक्ट आंसर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दिया है 0.01 विच इज इक्वल्स टू आई इंटू 0.004। अब आई कितना हो जाएगा, आई विल बिकम 0.01 अपॉन 0.004। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 1/4 कितना हो जाता है गाइस, 1/4 विल बिकम, सॉरी 10/4 विल बिकम 2.5। ठीक है, अब आई की वैल्यू हम लोगों को 2.5 मिल गई। मुझे बताओ 2.5 हम लोगों को आंसर मिल गया, बट हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। मुझे बताओ Na2SO4 के लिए डीओडी कैसे निकालोगे। Na2SO4 usually breaks down into Na plus SO4 minus 2। वेरी नाइस, मंदार करेक्ट आंसर है, सोहम करेक्ट आंसर है। अब गाइस यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स और ये एक पार्टिकल, मतलब इसका n कितना हो जाता है 3। डिसोसिएशन के लिए अक्षय करेक्ट आंसर है। डिसोसिएशन के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या रहता है, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा, या फिर अल्फा का फॉर्मूला क्या रहता है, I-1 अपॉन n-1। I-1, I कितना आया था 2.5, 2.5 -1 कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 2, n-1 3-1। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ 1.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0.75। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। गेटिंग इट। अगर तुम लोगों को इस चैप्टर के फॉर्मूलाज पता है तो तुम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे।
एंड मैंने मेरी तरफ से इतना कोशिश किया है कि 5 लेक्चर में हम लोगों ने नहीं बोल के आई गेस 30 क्वेश्चंस किए रहेंगे, 30-40 क्वेश्चंस। अभी तक कितने क्वेश्चन हुए मुझे पता नहीं है, बट अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। 4 ना, 4 क्या आना चाहिए। अच्छा 4 लेक्चर, अभी ये 5th लेक्चर चालू है ना आज का अभी 5th लेक्चर चालू है। ओके गाइस, नाउ लास्ट थिंग, हाँ बाय द वे, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन, मतलब यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2004 में। गाइस देखो, एक अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, एक का ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है और दूसरा उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक ले लिया। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन आए तो वो क्या करेंगे, वो आए, मतलब समझो वो ऐसे देंगे IC ऑफ NaCl विच इज इक्वल्स टू IC ऑफ MgCl2। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का वेंट ऑफ फैक्टर निकालने बोल सकते, मतलब दोनों का नहीं बोलेंगे, एक का पहले से देखे रखेंगे एंड दूसरे का निकालने बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम रहता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट कंसेप्ट इज सल्यूबिलिटी, ठीक है। अब सल्यूबिलिटी के लिए हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ने वाले, डोंट वरी, सल्यूबिलिटी में ही हेनरीज लॉ आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सल्यूबिलिटी। सल्यूबिलिटी पहले हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ सल्यूबिलिटी में क्या चेंज आता है वो देखते हैं। अब गाइस, ये तो हम लोगों ने एक्चुअल में इसमें भी देखा है, थर्मोडायनेमिक्स में। मुझे बताओ, मेरे पास एक वाटर है, लिक्विड सोल्यूशन है, वाटर है, एंड वाटर के अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया NaCl, ठीक है। अब NaCl जब मैं ऐड करता हूँ तो कंटेनर गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, बताओ। वाटर के अंदर में जब NaCl ऐड करता हूँ तो कंटेनर गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, जल्दी आंसर दो। इट बिकम्स कोल्ड, कूलर बन जाता है, करेक्ट बोल रहे हो, इट बिकम्स कोल्ड, ठीक है, वो ठंडा हो जाता है। अब वो ठंडा होने का रीजन क्या है, कंटेनर ठंडा होने का रीजन क्या है, NaCl जो है, NaCl जो है वो वाटर में से हीट एब्जॉर्ब करता है। गाइस याद रखो, NaCl वाटर में से हीट एब्जॉर्ब करता है एंड उसके बाद वो वाटर को कूल डाउन करता है। NaCl ब्रेक डाउन होने के लिए या फिर सोल्यूबलाइज होने के लिए वाटर में से हीट एब्जॉर्ब करता है एंड उसके बाद वो सोल्यूबलाइज्ड होता है। तो मुझे बताओ, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है क्योंकि NaCl जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। अब दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इसमें जो हीट चेंज आता है वो 4 किलो जूल पर मोल आता है, पता भी होगा तुम लोगों को, याद भी होगा शायद से, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ, ये तो एंडोथर्मिक है, पता चल गया हम लोगों को, नॉट एन इश्यू। अब इसे मुझे प्रोसेस को फास्ट करना है, NaCl को हीट एब्जॉर्ब करनी है, तो मैं इसे और कूल करूंगा तो वो हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, या मैं इसे हीट करूंगा तो ये डिसॉल्व हो पाएगा, बताओ। कब डिसॉल्व होगा, जब मैं इसे हीट करके इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये फास्टली डिसॉल्व होगा, या कूल करने के बाद, हीट करने के बाद, बराबर है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जो रहती है उसमें टेम्परेचर हाई लगता है या लो, एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी या फिर डिसोल्यूशन जो रहता है, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हाई टेम्परेचर पे ये सोल्यूबलाइज्ड होगा, वेरी नाइस। तो हाई टेम्परेचर पे ऐसे सॉल्ट सोल्यूबलाइज्ड होता है, ओके। किसी ने घर पे बर्तन बर्तन नहीं बट कपड़े वपड़े धोए कभी गलती से, किसी ने घर पे कपड़े धोए, नहीं धोए, ठीक है, डरना मत, जब हॉस्टल में जाओगे तो धोना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अनलेस एंड तुम लोग हॉस्टल में वॉशिंग मशीन लेके जा रहे हो, जो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो गाइस, हाँ अभी तक वो टाइम नहीं आया ना तुम लोगों के ऊपर, ठीक है ठीक है। तो हाँ, मम्मी ने धोया है ना तुम लोगों को, अच्छी बात है। अब गाइस, अगर नहीं भी धोया होगा और अगर घर पे वॉशिंग मशीन है तो भी तुम लोगों को चांस नहीं मिला होगा, तो आज करके देखना कि जो वॉशिंग पाउडर है वो तुम लोग एक ग्लास में मिक्स करके देखो, वो ग्लास गर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर HCl H2SO4 ऐसी कोई चीज तुम लोग पानी के अंदर डाल के देखना, वो ग्लास गर्म हो जाता है। मुझे बताओ, अब HCl मिक्स करने के बाद या फिर कोई भी ऐसे
चीज मिक्स करने के बाद वो गर्म क्यों हो रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसा कोई एक सॉल्ट है जो डिजोल्व होने के बाद सोल्यूशन वाटर गर्म हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है? जिप्सम सॉल्ट भी करेक्ट बोल रहे हो। इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेरी नाइस। ये एक्सोथर्मिक है, ये वाटर में हीट रिलीज कर रहा है, ये वाटर में हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है गाइस। तो अब वाटर गर्म होने का रीजन क्या है? बिकॉज इट इज रिलीजिंग हीट इनटू वाटर, तो इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस या फिर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन। तो मुझे बताओ गाइस, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन में इसे हीट रिलीज कर रही है, जिस चीज को हीट रिलीज करनी है तुम लोग उसको हीट और प्रोवाइड करोगे तो चलेगा क्या? इस चीज को हीट रिलीज करनी है और तुम लोग इसे और हीट कर रहे हो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, इसे कूल डाउन करो, इसके आजू बाजू में आइस रख दो। समझ में आ रहा है? इसके आजू बाजू में आइस रख दो, एंड आइस रखेंगे तो ये कूल डाउन हो जाएगा, एंड कूल डाउन होगा तो ये हीट इजीली रिलीज कर पाएगा। तो मुझे बताओ, हाई टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा या लो टेम्परेचर पे? तो इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। ठीक है। तो गाइस, ये ली चैटलियस प्रिंसिपल है। तुम लोगों में से बहुत लोगों ने ये पहले से पढ़ लिया है, कुछ लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग बोर्ड्स के लेक्चर में भी एब्सेंट थे। ठीक है। बट बोर्ड्स के लेक्चर में ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ाया गया था। ठीक है। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, एंड नाउ विल मूव टुवर्ड्स हेनरीज लॉ। फाइनल थिंग, हेनरीज लॉ। ठीक है। ओके गाइस, तो CaCl2 एक्सोथर्मिकली डिजोल्व होता है क्या? तो एक्चुअली आई डोंट नो इट्स आंसर, वो हम लोगों को डेटा में जाके देखना पड़ेगा। प्लास्टिक के ग्लास में गर्म करे तो प्लास्टिक की हीट एब्जॉर्ब करेगा, मेल्ट हो जाएगा। नहीं, प्लास्टिक हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मेल्ट नहीं होगा क्योंकि अंदर पानी है ना। डिपेंड्स, अभी वो उतना मुझे भी नहीं पता। स्टील के कंटेनर में ही करना गाइस। ओके। तो गाइस आगे, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज यूज्ड फॉर solubility of gases. It is used for solubility of gases. ठीक है। तो नाउ गाइस टेल मी, अगर मुझे कोई एक गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व करनी है, ठीक है, मुझे कोई एक गैस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करनी है, तो क्या करूंगा मैं? कोई एक गैस है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करनी है। प्रेशर, क्या प्रेशर बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, क्या करूंगा? ए हाई टेम्परेचर पे तो गैस उड़ जाएगी ना रे। हाई टेम्परेचर पे गैस उड़ जाएगी, प्रेशर के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की रहती है। अब मुझे बताओ, वो तुम लोगों को ठंडा पीने मजा आता है या गर्म पीने? ठंडा, कूल। ठीक है। अब जब तुम लोग उसका टेम्परेचर कम करते हो तो लोअर टेम्परेचर पे ये गैस अपने आप इसके अंदर जाके डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। लोअर टेम्परेचर पे ये गैस अपने आप अंदर जाके डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, एंड उसकी वजह से तुम लोगों को फिज, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो मिलता है। ठीक है। बट उसी बदले अगर तुम लोग गर्म जूस पियोगे, ठीक है, मतलब अभी देखो, दुकान में जाके तुम लोगों के पास दो ऑप्शन रहते हैं, बाहर की तरफ भी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी रहती है, अंदर फ्रिज के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी रहती है। तो तुम लोग डायरेक्ट बाहर से उठा के निकल सकते हो ना, तुम लोग क्यों अंदर जाके उस दुकानदार को पैसे दे रहे हो, फिर फ्रिज में से निकाल के ले रहे हो? बिकॉज कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा मजेदार है, बराबर। गरम जूस कोई नहीं पीता, करेक्ट बोल रहे हो। बिकॉज गरम जूस अगर, मतलब तुम लोग गरम कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर की तरफ रहती है। देखो, तुम लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग गर्म जूस पियेंगे तो वो एकदम फ्लैट लगता है, उसमें हम लोगों को कुछ भी फीस नहीं मिलता। ठीक है। बिकॉज जो भी गैस डिजोल्व थी वो सब यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, तभी गर्म कंडीशन में वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जैसे ही तुम लोग इसके ढक्कन को ओपन करते हो वो निकल जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा उसे कोल्ड करके, मतलब गर्म का पीने के बदले कूल करके पीना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। तो इससे बियर की याद आ गई, करेक्ट बोल रहे हो। तो अब गाइज,
मुझे बताओ, टेम्परेचर हम लोग नहीं देख रहे, अभी हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर के केस में तुम लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस डिसॉल्व होगी, या प्रेशर कम करोगे तो गैस डिसॉल्व होगी? ओके, तो प्रेशर बढ़ाने के बाद, अब मैंने कौन सी बॉटल बनाई थी वो तुम लोग सोचते बैठना, बट अभी के लिए हम लोग प्रेशर की बात करते हैं। तो गाइस मुझे बताओ, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद गैस इजीली डिसॉल्व होगी, तो वही हम लोगों का लॉ है। The pressure above a gas is directly proportional to the solubility of gas in a solvent. ठीक है, pressure above the gas is directly proportional to the solubility of the gas in a solvent. ठीक है, and this is in terms of mole fraction. मोल फ्रैक्शन, तो तुम लोग इस डेफिनेशन को थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो। प्रेशर अबव द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट। तो क्या हुआ ये, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जी लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट सॉल्वेंट। गेटिंग इट गाइस? गेटिंग इट गाइस? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व बढ़ते जाएंगे, एंड ये बढ़ते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बढ़ते जाएगा। एकदम सिंपल लॉ है। अब मुझे बताओ, प्रेशर प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे के एच एक्स जी, वेयर के एच इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। एक्स जी इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ के एच का यूनिट क्या आना चाहिए? यूनिट, के एच का यूनिट क्या आना चाहिए? एक्स जी, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है, यूनिट लेस रहता है, तो के एच का यूनिट क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। वेरी नाइस। प्रेशर जितना यूनिट रहेगा, बिकॉज एक्स जी जो रहता है वो यूनिट लेस रहता है, तो प्रेशर और के एच का यूनिट दोनों का सेम, विच इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, एनी डाउट? अब गाइस, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एक्स जी की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो एक्स जी की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? के एच। ठीक है, तो के एच इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, एंड फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट gases, value of KH is different, value of KH is different। ठीक है, ये लिख दो। एंड अगर एक मुझे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कैसे प्लॉट करूंगा? देखो, y इज इक्वल्स टू mx, दिख रहे हैं? तो प्रेशर वर्सेस, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर ये हम लोगों को निकालना है तो कैसा ग्राफ आएगा? प्रेशर वर्सेस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द सोल्यूशन। तो ये ग्राफ कैसे आएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, करेक्ट बोल रहे हो। एंड यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? के एच, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट करो, इसे लिख के चलो। दिस इज हेनरीज लॉ, नथिंग एल्स, इतना सा ही है, छोटू सा। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर, एक क्वेश्चन तो बनता है ना हेनरीज लॉ के ऊपर, एक क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद चैप्टर इज ओवर। स्वीटनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ शुगर, यस, शुगर की प्रॉपर्टी ये बोल सकता है, इसका नेचर है।
ग्राफ पे क्या बनाया है? गाइस ये स्लोप के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रायंगल पूछ रहे हो क्या, ग्राफ पे क्या बनाया है? तो ये ट्रायंगल है एंड इस ट्रायंगल की वैल्यू के एच हेनरीज कांस्टेंट हो जाती है। जब dy बाई डी एक्स स्लोप। ओके गाइस, अब मुझे बताओ के एच की वैल्यू अगर बढ़ेगी, अच्छे से सुनना, के एच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? के एच अगर बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। सबको समझ में आ रहा है ये? के एच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन कम होने वाला है, ठीक है? क्योंकि लेट्स अज्यूम कि ये पहले प्रेशर 2 था, ये 1 था तो ये 2 रहेगा। के देखो आप, प्रेशर अगर 2 रहेगा तो के एच की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो ये 2, ये कभी 2 रह नहीं सकता एक्चुअली। ये 1 था तो ये 2 रहने वाला है, ठीक है? तो 2 इंटू 1 ऐसे रहेगा। बट अगर समझो के एच की वैल्यू 4 हो गई तो हम लोगों को एक्स को कितना करना पड़ेगा 2 बनाने के लिए? 0.5 बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कि एच की वैल्यू अगर बढ़ते जाएगी तो एक्स जी की वैल्यू कम होते जाएगी। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द सोल्यूशन, ठीक है? एंड गाइस मुझे बताओ, प्रेशर बढ़ाने के बाद, सॉरी प्रेशर बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद सोल्यूबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? सोल्यूबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद गैस सोल्यूबलाइज्ड होगा या उड़नी स्टार्ट हो जाएगी, निकलना स्टार्ट हो जाएगी बाहर? सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? गैस की सोल्यूबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस क्या हो जाएगी? गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? गैस गैस गाइस, गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तुम लोगों के घर पे कोल्ड ड्रिंक है, उसको तुम लोग गर्म कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक को गर्म कर रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा ना, बिकॉज गैस जो है वो एनर्जी लेके हवा में एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ जी डिक्रीजेस। ये समझ में आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ जी गैस डिक्रीजेस। अब मुझे बताओ, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द एक्स जी। मतलब हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया है कि के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स जी। तो एट हाई टेम्परेचर एक्स जी अगर कम हो रहा है तो के एच क्या होगा? के एच बढ़ जाएगा। कोई शक? अब थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज ले लो मेरे से, इसका लिमिटेशन लिख दो। इसका लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर 1, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो इट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेस, फॉर गैसेस which are highly soluble in water. Third, not applicable for gases reacting with solvent। अगर गैस रिएक्ट कर दी तो मतलब ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं, हम लोगों को सोल्यूशन बनाना है बट केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है? तो गाइस ये कुछ थियरी के पॉइंट्स है, इनको लिख दो। एंड इसका एप्लीकेशन पूछा तो नहीं जाता बट इसका एप्लीकेशन क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है? O2 की सोल्यूबिलिटी वाटर में बहुत लो रहती है, O2 के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। अब गाइस मुझे बताओ इसका एप्लीकेशन, ठीक है? दिस इज द लास्ट टॉपिक, यस दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब प्रेशर अगर कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? प्रेशर अगर कम हो करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? चैप्टर इज नॉट ओवर, एक क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूबिलिटी कम होगी, वेरी नाइस। अब गाइस अगर हम लोग हिमालय चढ़ने गए, मतलब हायर एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं ऐसे समझ लो, ठीक है? ऊपर की तरफ रह रहे हैं, ठीक है? हिल टॉप पे अगर हम लोग रह रहे हैं
तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है या बहुत कम रहता है? वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है और बहुत कम रहता है? बहुत कम रहता है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ेगा या कम होगा? बॉडी के अंदर जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल रहता है वो बढ़ेगा या कम होगा? वो कम होता है। तो गाइस याद रखो, एट हायर एल्टीट्यूड ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, एंड वो कम होने की वजह से, मुझे बताओ, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही कम है तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही कम है तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। वेरी नाइस। तो दैट्स इट गाइस। एट हायर एल्टीट्यूड पीपल हैव लेस थिंकिंग एबिलिटी, या फिर उनकी जो ब्रेन की क्षमता रहती है काम करने की वो बहुत कम हो जाती है। उसका रीजन क्या रहता है? तो दैट इज नथिंग बट हेनरीज लॉ। इट इज एक्सप्लेन बाय यूजिंग हेनरीज लॉ। ठीक है, ओके। अरे कुछ भी नहीं, ये दिस इज अ प्रॉपर फैक्ट है, ये एक्चुअल में फैक्ट है कि ऐसा ही होता है। ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, कंक्लूजन ये है कि लोअर एल्टीट्यूड्स पे जेई की प्रिपरेशन करो, अच्छे से होती है। करेक्ट बोल रहे हो? ओके। तो गाइस एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन। करेक्ट बोल रहे हो? वही रीजन है अजिंक्य, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे उल्टी सुल्टी हरकतें करते रहते हैं। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन is 10 raised to 5 atmosphere is 10 raised to 5 atmosphere. The mole fraction of N2 in air is 0.8. Calculate number of moles. Calculate number of moles of N2. Number of moles of N2 dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atmosphere प्रेशर। ठीक है। तो गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे एयर का प्रेशर तुम लोगों को 5 एटमॉस्फेयर दिए, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्या? P इज इक्वल्स टू, मतलब तुम लोगों को प्रेशर जो दिया है वो दिया है 5 एटमॉस्फेयर। ठीक है। तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है वो दे के रखा है 0. ओके, मोल फ्रैक्शन इन एयर दिया है ना। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन एयर, तो मोल फ्रैक्शन N2 का एयर के अंदर दे के रखा है 0.8, एंड तुम लोगों को टोटल प्रेशर मिला है, मोल फ्रैक्शन मिला है, एंड दे आर आस्किंग यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड इन H2O। तो गाइज मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व्ड इन H2 हम लोग डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को हेनरीज लॉ यूज करना पड़ेगा। हेनरीज लॉ क्या रहता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ऐसे हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोगों को हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी देके रखा है, KH नाइट्रोजन के लिए देके रखा है। कितना देके रखा है? 10⁵ एटमॉस्फेयर। गाइज मुझे बताओ, यहाँ पे वेरी नाइस सोम, करेक्ट आंसर है। अब गाइज मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे? मुझे बताओ, ये प्रेशर डायरेक्ट यूज कर पाओगे क्या? ये एयर का प्रेशर दिया है, क्या दिया है तुम लोगों को? एयर का प्रेशर। एंड यहाँ पे तुम लोगों को वो प्रेशर यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तुम लोगों को प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? टोटल प्रेशर देके रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन देके रखा है, तुम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? 5 इंटू 0.8 करके, टोटल प्रेशर 5 है, उसमें से मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का 0.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 ATM पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। अब गाइस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया, अब तुम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर निकालना है, तो कैसे निकालोगे?
partial pressure of nitrogen is nothing but Kh into mole fraction of nitrogen in water. ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का 4 which is equals to 10⁵ into mole fraction of nitrogen in water. अब ये इस तरफ चला जाएगा तो x of N2 कितना हो जाएगा गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर कितना हो जाएगा 4 इंटू, ये नीचे डिवीजन में चला गया था तो 10⁻⁻⁵ समझ में आ रहा है। अब ये मोल फ्रैक्शन है गाइस, मुझे बताओ तुम लोगों को इसे अभी कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, करेक्ट बोल रहे हो सोहम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन वाटर कैसे करोगे, डायरेक्ट मोल्स में कन्वर्ट कर दो, 10⁻⁵ मोल इन 1 मोल ऑफ वाटर, इन 1 मोल ऑफ वाटर। देखो ये बहुत छोटा है गाइस, वेट, इससे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। देखो मोल फ्रैक्शन बहुत छोटा है, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बहुत बड़ा या बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। अगर मोल फ्रैक्शन ही बहुत छोटा है तो कहना है से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, एंड अगर ये बहुत छोटा हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जितने, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, दैट्स इट। अब इसको 1 पकड़ लो, अब इसको 1 पकड़ लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना 1 मोल में पकड़ लेते हैं, तो या फिर डायरेक्ट कितने मोल्स के लिए पूछा है गाइस, कितने मोल्स के लिए पूछा है, 10 मोल्स के लिए पूछा है, तो 10 मोल के लिए पूछा है तो डायरेक्ट 10 लिख दो। चलो ये मैंने x ऑफ N2 लिख दिया, 4 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, यहाँ पे मैंने गलती से H2 लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 10 मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने आ जाएंगे, 10 को इस तरफ मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू 10⁻⁵ विल बिकम 10⁻⁴ मोल। गाइस याद रखो सोल्यूशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर हो जाता है, इसमें क्वेश्चंस जो है वो कंसेप्चुअल बनते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, मैंने बताया था इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है, इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता ही है एंड सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे ही होती है, ठीक है। तो with this guys our chapter is over, and till then see you next time, bye bye and god bless you guys, bye everyone।